नमस्कार, मैं दयाशंकर। 3 अक्टूबर 2025 को केरल के इडुक्की जिले के उडुवनूर गांव में सुबह-सुबह कुछ गोताखोर और पुलिस वाले कुछ तलाश करते दिखे। गांव वालों ने जब यह दृश्य देखा तो हैरान रह गए कि आखिरकार यह पुलिस वाले गोताखोर कर क्या रहे हैं। दरअसल गोताखोर और पुलिस वाले मिलकर उस उडुवनूर गांव के पास एक पहाड़ी कुआं होता है जिसकी गहराई लगभग 40 से 50 फुट होती है। उस गहरे कुएं में 4 से 5 गोताखोर लगातार डुबकी लगा रहे थे और एक मोबाइल की तलाश कर रहे थे। वह एक ऐसा मोबाइल था जो इस पूरे कत्ल की केस को बदल देता और मुजरिम को सलाखों के पीछे या फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता था और एक बेगुनाह इंसान को जेल जाने से बचा सकता था। लेकिन लगातार 3-4 घंटे की मशक्कत करने के बाद एक गोताखोर पानी के नीचे से ठीक ऊपर आता है और ऊपर आने के बाद उसके हाथ में ठीक वही मोबाइल होता है। और वह मोबाइल मिलने के बाद जो स्मार्टफोन था देखने में साधारण था, लेकिन वह एक महिला के कत्ल के सारे राज को समेटा बैठा हुआ था। तो आइए हम इस कहानी को आपको विस्तार से बताते हैं। तो कहानी बताने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे ही रियल क्राइम की कहानी और डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को कृपया आप लोग सब्सक्राइब करें और सपोर्ट जरूर करें। 26 सितंबर 2025 को जेसी का बेटा रात को करीब 9 बजे फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद वह फ़ोन पिकअप नहीं होता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसी केरल के इडुक्की जिले में एक क्रिश्चियन परिवार रहता है जिसमें एक दाम्पत्य जोड़ा जिसका पत्नी का नाम होता है जेसी और पति का नाम होता है सेम जॉर्ज। इनके 2 बेटे होते हैं और दोनों बेटे इंडिया से बाहर होते हुए अमेरिका में अपनी काम कर रहे होते हैं। अब वो दोनों बेटे होते हैं जो हर रोज़ अपनी माँ को फ़ोन करते हैं, उनका हाल चाल लेते हैं। लेकिन 26 सितंबर 2025 को अपने रात को करीब 9 बजे अपनी माँ को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद वह एक बार फ़ोन पिकअप होता है, उठाते हैं। उठाने के बाद इधर से कोई आवाज़ नहीं देता और फ़ोन अचानक अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाता है। उधर से अब दोबारा फ़ोन करने के बाद पता चलता है कि फ़ोन रिजेक्ट कॉल आ रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब वो थक हार कर व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं कि मॉम क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, आखिर तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो। लेकिन जब वो सुबह होते हैं तो देखते हैं कि ये हमने जो व्हाट्सएप पे मैसेज किया है वह अभी तक सीन ही नहीं हुआ है। अब जैसे तैसे करके वो अपने पिता को फिर सुबह फ़ोन लगाते हैं कि आखिर माँ का चलो फ़ोन नंबर नहीं लग रहा है तो पिता का लग जाएगा। अब सेंट जॉर्ज को अपने पिता को फ़ोन करते हैं तो पता चलता है कि उनके पिता एक बार फ़ोन उठाते हैं लेकिन ये भी कुछ कहते नहीं हैं और न कहने के बाद इनका मोबाइल बाद में स्विच ऑफ आने लगता है और बार-बार ट्राई करने के बाद उन दोनों बच्चे ने अब उनको समझ में आ जाता है कि हमारे घर पर कुछ न कुछ अनहोनी हुआ है, दुर्घटना हुआ है। अब केरल के ही एक अपने जिगनी दोस्त को फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद का पूरा मामला बताता है, कहता है कि देखिए कल से ही हम अपने घर के माता-पिता को फ़ोन कर रहे हैं लेकिन उनका फ़ोन लग नहीं रहा है। ऐसा करो कि तुम जाओ और वहाँ पे जाके थोड़ा देखो तो आखिर चल क्या रहा है। अब उसका दोस्त तो होता है फ़ौरन हरकत में आता है और तैयार होकर दिन के करीब-करीब 12 बजे वह जेसी के घर पहुँचता है। अब जैसे ही घर पहुँचता है तो वो दूर से ही गेट से देखता है तो घर में कोई हलचल नहीं थी, कोई परिवार नहीं था, कोई वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। अब वो गेट खोल के अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद वो 2-4 आवाज़ें लगाता है जेसी, जेसी, लेकिन अंदर कोई होता ही नहीं है। अब उसको समझ में आ जाता है कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है और फ़ौरन वो पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस को बुलाता है और पूरी कहानी बताता है। अब पुलिस अपनी पुलिस फ़ोर्स के साथ आती है, उस घर में एंट्री करती है। घर में एंट्री करने के बाद उन्हें एक टेबल पे गीला टॉवल मिलता है, किचन में कुछ टूटे ग्लास के बर्तन मिलते हैं और जो घर का मुख्य हैंडल होता है, दरवाज़ा होता है, उस पे कुछ ऑयल के और घर में से एक अजीब प्रकार की बदबू आ रही होती है। अब पुलिस को ये सब देखने के बाद उसको लग रहा था कि ये कुछ न कुछ इस घर में तो ज़रूर हुआ है। अब पुलिस वाले फिर जेसी के बड़े बेटे का फ़ोन नंबर लेते हैं, फ़ोन करते हैं और जेसी के पति जो सेम जॉर्ज होते हैं उनको फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद 2-3 बार ट्राई करते हैं तो जो सेम जॉर्ज होता है वो फ़ोन उठाता है। उठाने के बाद कहता है कि हेलो, मैं अभी काम में बिज़ी हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों को कॉल करता हूँ। इधर पुलिस वाले कहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद ही आप कॉल करिए। अब सुबह हो जाती है 27 सितंबर 2025। अब 27 सितंबर 2025 को जो जज सेम आता है, जज सेम आने के बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारी 2 दिन से पत्नी गायब है, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है और तुम्हारे लड़के आरोप लगा रहे हैं कि आखिर हमारी माँ कहाँ है? तुम बताओ कि तुम्हारी बीवी कहाँ है? वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम। अब पुलिस वालों को ये बात सुन के बड़ा अजीब लगता है कि किसी की पत्नी 2 दिन से गायब है और 2 दिन बाद उसके पति से पूछा जा रहा है तो वह कह रहा है कि मुझे मालूम ही नहीं। जज साहब कहता है कि दरअसल हम दोनों पति-पत्नी हैं लेकिन हम अपने घर में अलग-अलग रहते हैं और
वो नीचे वाले फ्लोर पर रहती है, हम ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हैं। हम लोग कई सालों से एक दूसरे से बात नहीं की, लेकिन हाँ, वह कह रही थी कि मुझे अपनी बहन के पास जाना है, उससे भेंट मुलाकात करने के लिए। अब फिर पुलिस वाले एक बार फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन लगाने के बाद उसको जेसी के बड़े बेटे से कहते हैं कि अपनी बुआ का नंबर दो। वहाँ पे फ़ोन लगाया जाता है और फ़ोन लगता है तो उधर से ये लोग पूछते हैं कि जेसी क्या आपके पास गई है? उधर से उसकी बुआ जवाब देती हो तो जवाब सुन के पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। उधर से उसकी बुआ कहती है कि जेसी तो पिछले कई महीनों से हमारे पास आई ही नहीं। अब पुलिस को जो सेम जज होता है उसकी बातें सुनकर बड़ा अजीब लगता है। वो कहते हैं कि हो ना हो कुछ गड़बड़ ज़रूर हुआ है। अब पुलिस वाले उस जज से पे निगरानी रखने लगते हैं और समय आ जाता है 28 सितंबर 2025। 28 सितंबर 2025 को जो सेम जज था उसके घर के आसपास के जो पास पड़ोस में लोग रहने वाले थे उनके सारे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। खंगालने के बाद पता चलता है कि 26 सितंबर 2025 को जो सेम जज था उसकी कार निकलती है करीब करीब 11:20 पे रात को घर से अकेले। अब निकलने के बाद ठीक वह करीब करीब 4-5 घंटे बाद करीब 2:20 पर फिर दूसरे रास्ते से वह अपने घर में दाखिल होता है। अब दाखिल होने के बाद पुलिस वाले जज साहब से कहते हैं कि बताओ तुम 26 सितंबर 2025 को अपने घर से 11 बजे निकले के थे, कहाँ थे और कहाँ गए थे? जज साहब कहता है कि मैं उस दिन बड़ी टेंशन में था, बहुत परेशानी में था, इसलिए मैं लॉन्ग ड्राइव पे निकला था। मैं लॉन्ग ड्राइव पे निकलने के बाद 3-4 घंटे घूमा फिरा, उसके बाद मैं घर आके सो गया। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग क्या कह रहे हैं। और फिर पुलिस वाले अंदर ही अंदर इस जज साहब की कुंडली खंगालते हैं और उसके मोबाइल का जो जज साहब था और वो जो जेसी थी उसका सीडीआर निकाला जाता है, उसका लोकेशन निकाला जाता है। जब लोकेशन निकाला जाता है तो पता चलता है कि जो 26 सितंबर 2025 को जो जज साहब कार लेके निकला था तो उसी कार में जेसी भी थी और जेसी का भी मोबाइल नंबर और उसका लोकेशन ठीक जज साहब के मोबाइल से मैच कर जाता है। अब पुलिस वाले ये बात उसको बताते नहीं हैं। और फिर पुलिस वाले जज सेम जज को उठाने के बाद बहुत सख्ती से पेश आते हैं। कहते हैं कि देखो तुम झूठ बोल रहे हो, जो तुम कह रहे हो कि हमने अपनी बीवी को देखा नहीं और मैं 11 बजे रात को अकेले गया था, लेकिन तुम्हारी बीवी का जो मोबाइल का लोकेशन बता रहा है वो तुम्हारी ठीक कार का बता रहा है। अब पुलिस वालों का क्या था, पुलिस वाले फौरन फॉरेंसिक टीम बुलाते हैं और वो उस घर की और कार की तलाशी करने लगते हैं। अब घर की कार की तलाशी करने के बाद जो फॉरेंसिक टीम होती है उससे कार में कुछ जो जेसी होती है उसके ब्लड सैंपल मिलते हैं और उसके कान का और एक बाल का टुकड़ा मिलता है। फौरन फॉरेंसिक लैब की टीम वालों ने उस सबूत को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद लैब टेस्ट में भेज देते हैं ताकि इससे आने वाले समय में केस की सबूत और खुलासा हो सके। अब आसपास के पड़ोसियों से उस जो सेम जज होता है उसके बारे में पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है कि जो सेम जज है वह अय्याश तरफ का आदमी है। वह घर पे अपनी लड़कियों के दूसरी औरतों को बुलाता है और बुलाने के बाद उनसे तरह तरह के काम करवाता था या जो कुछ भी कहें। अब जज साहब को पुलिस फिर एक बार पुलिस स्टेशन बुलाती है और सख्ती से पेश आती है। सख्ती से पेश आने के बाद वह बिल्कुल टूट जाता है और टूट जाने के बाद वह जो कहानी बताता है वो सुनने के बाद पुलिस वालों के साथ साथ वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं। दरअसल जज साहब कहता है कि जो सेम जज कहता है कि मैं शादी से पहले कई लड़कियों के अफेयर में था और शादी के बाद भी उनके टच में रहा करता था, इसलिए मुझे मजबूर होकर उन लड़कियों के घर पे मुझे जाना पड़ता था और यह बात मेरी पत्नी को मालूम था। लेकिन पत्नी इस बात का मुझे हर बार विरोध करती, मेरे साथ मारपीट झगड़ा भी करती, लेकिन मैं हर बार अपनी आदत से मजबूर हो गया था। यहाँ तक कि मुझे पत्नी ने मुझे घर से निकलने नहीं देती थी, इसलिए मैं जो लड़कियों से भेंट मुलाकात करता था, बातें करता था, इसलिए उनको घर पे बुला के मैं अपने दूसरे फ्लोर पर रहता था और नीचे वो रहती थी। इसी बात को लेकर 26 सितंबर 2025 को झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद मैं अपनी पत्नी का गला दबाकर मर्डर कर देता हूँ, हत्या कर देता हूँ। हत्या करने के बाद मुझे लगता है कि मैं पकड़ा जाऊँगा, इस वजह से मैं रात को 11:20 पर अपनी कार में अपनी बीवी की लाश को रखता हूँ और रखने के बाद उसे ठीक सुनसान पहाड़ी रास्ते में ले जाता हूँ। वहाँ पर एक खाई में उसको धक्का दे के गिरा देता हूँ। अब गिराने के बाद मैं जैसे ही घर वापस लौट रहा था तो सोचा कि इसके मोबाइल से पुलिस वाले हैं वो मुझे पकड़ लेंगे, इस वजह से मैं इस कुएं में इस मोबाइल को फेंक दिया और फेंकने के बाद मुझे लगा कि मैं इस चीज़ से बच जाऊंगा। लेकिन हर बार कहते हैं ना कि कातिल चाहे कितना भी होशियार हो, कितना भी अपने आप को
मास्टरमाइंड लगाए, एक शातिर कातिल समझे, लेकिन हर बार कोई ना कोई एक छोटी गलती कर देता है जिस वजह से वह पकड़ा जाता है। इसमें जाट साहब की बस यही गलती थी कि वह झूठ बोला, क्योंकि वह कहा कि मैं ठीक रात को करीब करीब 11:20 पर अकेले गया था, लेकिन उसकी पत्नी और उसका मोबाइल का लोकेशन निकाला गया तो उसकी पत्नी और उसके मोबाइल का लोकेशन एक ही पाया गया, जिस वजह से पुलिस को इसका शक मंडराया और शक हुआ कि यह झूठ बोल रहा है और झूठ ऐसा ही बोल रहा है जो पकड़ में आ गया। इस फिलहाल जज साहब को पुलिस कस्टडी में रखकर कोर्ट में पेश कर दी है और कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है। तो ऐसे ही क्राइम की खबर देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और हम रोज हर दिन एक नई कहानी के साथ और ऐसे ही क्राइम कहानी के साथ उपस्थित होते हैं। बस आज की कहानी है, बस इतना ही। और तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।